मैडम जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। आप कैसे हैं? एंड वेलकम टू माय शो कॉल्ड सुपर वुमेन नेक्स्ट डोर। शी इज द फोर्थ वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज, first Chief Justice of Jharkhand High Court, and she has been judge in Rajasthan High Court for a very, very long time. Just for perspective, there were only 11 women Supreme Court judges since we got independence. She is the fourth one. So imagine her journey in this early 60s or 70s. I cannot wait to dig in and share with you all. आपको बहुत सारा धन्यवाद and I'm really feel delighted and appreciate your initiative कि आपने लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए इतने अच्छे प्रोग्राम की शुरुआत की है। I was born in Patna, which is the capital city of बिहार। तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मुझे गांव का तजुर्बा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर कृष्ण जन्म से मैं थोड़ी सी प्रेरणा लूं तो born brought up nurtured in Patna, but Delhi became my second home and Rajasthan became my super home to राखी दिल्ली में आ गई थी मैं अपने ऐसा नहीं कि मैं किसी विमेंस हॉस्टल या किसी इसमें अपनी बदौलत तो मैं नहीं आई। मैं अपने पिताजी की उंगलियां पकड़ करके दिल्ली पहुंची थी, लेकिन दिल्ली ने एक विशाल मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहां एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और उस समय जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस की जो मैंने ज्वाइन किया था वो एक न्यूज़ बन गया था पूरे स्टेट में। किस साल की बात है? ये है 1973-74 की। मैं आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर थे? लॉयर में एज ए ज्वाइन किया था और 75 में फिर मैं एडवोकेट एंड रिकॉर्ड्स एग्जामिनेशन पास किया, तो जो एक स्पेशल क्वालिफिकेशन है। आपके वापस आपके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से पहले का जर्नी समझते हैं ताकि हमें सबको पता चले, स्पेशली लड़कियों को, कि वहां तक भी आप कैसे पहुंचे। मतलब ये बहुत ही आसान बात नहीं, वो भी 1973 में। बचपन में वापस जानना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बचपन हमारा फाउंडेशनल ईयर्स होता है और वहां से ही हमारी नींव बनती है और उधर से ही हम जो भी बनते हैं जिंदगी में बहुत मेन रोल रहता है। तो आपकी जिंदगी में आपके भाई बहन, मम्मी पापा या दोस्त, उन सबका क्या रोल रहा आपके बचपन में? क्या सबका आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता को, और मेरे एक बड़े भाई थे जो आज वो जीवित नहीं हैं, उन सबका बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन और इनकरेजमेंट रहा है मेरे करियर को ज्वाइन करने में। लेकिन जो फर्स्ट जिसको कहते हैं स्पार्क टू ज्वाइन द लीगल प्रोफेशन, वो मैं जब अपनी मेमोरी बैंक में झांकती हूँ और तो मुझे लगता है कि मैंने जो महिलाओं की स्थिति अपने टाइम पे, ये मैं कब की बात कर रही हूँ, समवेयर इन 60s, अर्ली 60s की बात करती हूँ, जब मैं 10-12 साल की होंगी शायद। तो उस समय हमने देखा कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दबी और कुचली हुई थी। और मतलब उस समय ये भी कानून नहीं बना था कि पुरुष एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ऐसी महिलाओं को बड़े करीब से देखा कि हर तरह से सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद दे हैड टू सफर द एट्रोसिटी ऑफ द सोसाइटल प्रेशर। और दूसरा कि उनको एजुकेशन नहीं था, बहुत कम लड़कियां थी जिनको कि पूरी तरह से एजुकेशन मिल पा रहा। भी नहीं भेजते होंगे? हाँ, नहीं, स्कूल तो जाती थी, IAA BA भी करती थी, बहुत कम परसेंटेज। हाँ, लेकिन परसेंटेज कम था। मतलब पढ़ाई का भी एक पर्पस हुआ करता था कि शादी अच्छी होगी या उस तरह की कोई बात थी। सही बात। और दूसरी एक बात जो मैं थोड़ा आप लोगों को मतलब अम्यूजिंग भी लगेगा, मुझे लगता था कि लड़कियों का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन लगता था उस जमाने में सुंदर होना। आज भी है कहीं ना कि कहीं, सुंदर होंगी तो फिर उनको, और कुछ नहीं ये चाहिए भी और। एक माइंडसेट था कि सुंदर लड़कियां वो तो उनको ही सुंदर लड़के मिलेंगे, अच्छे लड़के मिलेंगे, काबिल लड़के मिलेंगे। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में एक बड़ा ही आक्रोश था। लाइक आई फेल्ट वेरी, इवन एट दैट स्टेज, मतलब उतने यंग स्टेज में भी मुझे लगता था
कि अरे ये सुंदरता को इतना एम्फोसिस क्यों देते हैं। मुझे तो शक्ल सूरत पे ज्यादा नहीं जाना है, मतलब ये कॉन्शियसली नहीं ऑफ था, सब कोर्स। कॉन्शियस में था कि मुझे तो पढ़ के ही अपनी बिसात बिछानी है। तो हम फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स ने बेस्ट एजुकेशन जो अवेलेबल था पटना में, वो उन्होंने बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन हमें दिया। और उनको देख देख के मुझे बड़ा ही प्रोत्साहन मिला कि हम भी कुछ ऐसा करें। और दूसरी शायद मेरी एक इनहेरेंट माइंडसेट थी, लाइक आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड विद समथिंग व्हिच वाज हैकमेड। जो लीक से हटके अगर कुछ नहीं होता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे कुछ लोग कहते, जैसे मेरी शादी जब हुई तो एक समय ऐसा भी आया जब मुझे लगता था कि प्रोफेशन मुझे छोड़ना ना पड़ जाए। तो एक छोटे से शहर में बोकारो स्टील प्लांट में मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे। तो और मेरी प्रैक्टिस थी दिल्ली में। तो अप डाउन करते 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 वहाँ समाज में भी थोड़ा लोगों को अजीब लगता था, ये कैसी महिला है या वाइफ है कि जो हस्बैंड को छोड़ करके प्रोफेशन को ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो ये सब झेलना पड़ता था। तो वो कहते थे आप कोई यहाँ टीचिंग प्रोफेशन ले लीजिए, ये देखिए कितने दुखी हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी चिढ़ होती थी। तो हमने कहा भाई मेरे पतिदेव दुखी है उसका तो आपको बहुत ध्यान रहता है, मैं दुखी हूँ वो आप लोगों को नहीं दिखता। कितनी अच्छी तो बात एक है। डिस्क्रिमिनेशन से मुझे हमेशा डिटेस्ट रहा, नॉट दैट कि मैं भाई जैसे हमने कहा ना पहले, मैं पीछे जा रही हूँ कि महिलाओं को बहुत सहना पड़ता था, पर सब महिलाओं को नहीं सहना पड़ता था। जिनका सौभाग्यवश अच्छे पति मिलते थे, विचारवान पति होते थे, क्योंकि पुरुष भी तो सब तरह के होते, ऐसा थोड़ी कि सारे पुरुष खराब होते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे पति मिलते थे, बहुत शान की जिंदगी, बहुत बढ़िया जिंदगी उनकी होती थी, लेकिन वो सबकी तो नहीं होती है ना। तो इसलिए मुझे लगता था कि नहीं, उस जमाने में मेरे दिमाग में लगा था कि लड़कियों को बिल्कुल आत्मनिर्भर, एकदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एजुकेशन तो जरूर उनको मिलना चाहिए। बाद में भले वो सोचें मुझे करियर लेना है नहीं लेना, ये उसकी अपनी चॉइस होगी, अपनी चॉइस है। पर मौका तो मिलना चाहिए। पर ये जो अवेयरनेस है पेरेंट्स के अंदर भी, धीरे धीरे उन महिलाओं को देख करके उनके अंदर जरूर ये इच्छा जागृत हुई कि मैं अब मुझे भी अपनी लड़कियों को पढ़ाना है। एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, मैं भी जिनसे बात करती हूँ मेरे करियर में भी, आई थिंक ये तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री भी है। जब स्पेशली आपकी शादी के बाद जब आपने कैसे उस चीज को ओवरकम किया, क्योंकि एक जो गिल्ट रहता है ना, ये औरतों में बचपन से डाल के रखते हैं, लड़कियों में औरतों में एक गिल्ट कि नहीं तुम्हारा पति ही परमेश्वर है और वो ही जो है जहाँ है वही तुम्हारी दुनिया है। तो एक डर रहता है कि नहीं 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 नहीं, घर वाले क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, पति क्या बोलेंगे, ससुराल वाले क्या बोलेंगे। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आज की डेट में भी मैं भी जानती हूँ कि लड़कियां नहीं निकल। आपको उस टाइम पे ऑफ कोर्स थोड़ा तो डर भी शायद, ऑफ कोर्स नहीं मैं बोल रही हूँ, शायद आपको डर लगा हो, तब तो आप कैसे उस डर से बाहर आए कि नहीं मेरे लिए मेरा करियर जरूरी है। और टीचिंग के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन आपके अपने सपने हैं। और कैसे मतलब उस डर से कैसे आप निकलोगे, और वो आपने कैसे उस चैलेंज को ओवरकम किया, मतलब मैं भी जानना चाहूंगी। आप तो बिल्कुल स्पॉट ऑन क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये बिल्कुल सही है कि लीग से हट करके कुछ काम करना तो अच्छा होता है, लेकिन समाज के लाइक उसके सिस्टम से कुछ अगर अलग हट के आप करें तो बड़ी ही लोहे के, बहुत ही वो करना पड़ता है। क्योंकि कुछ सालों तक, रादर काफ़ी सालों तक मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई थी। तो और प्रैक्टिस भी चलाना था और दोनों लाइक लिटरली मीटिंग बोथ एंड्स मीट लिटरली करना पड़ता था। तो सुनना बहुत पड़ता था। इवन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि इतनी प्रबुद्ध संस्था है, इतने खुले दिमाग के लोग हैं, इतने प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग हैं, वहाँ भी अक्सर लोगों को लगता था कि अरे, जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं थे तो कि ये क्या है कि आप, मुझे क्वेश्चन पूछना देना पड़ता था। अच्छा।
मतलब लाइटर वेन में, हाँ मजाक और में। मुझे नहीं, और मेरे साथ कुछ और लेडीज भी थी, एक दो थी, ज्यादा नहीं। तो मैं शायद सीधेपन में कह जाती थी कि नहीं ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम लोगों का ट्रांसफर होगा। पर एक लड़की सुपर स्मार्ट थी हमारे साथ, उसके हस्बैंड शायद वो बॉम्बे के थे, बॉम्बे, और बड़े उसको किसी ने पूछा कि वेयर इज योर हस्बैंड वर्किंग, तो उसने फट से जवाब दिया माइंड योर ओन बिजनेस। अरे वाह, दैट्स अ गुड पॉइंट। हमें लगा कि अरे ये तो बड़ी स्मार्ट है। तो ये ऐसा ही सही देना, बात है। हाँ बिल्कुल, इट्स नन ऑफ योर क्योंकि बिजनेस, हाँ इट्स राइट? नन ऑफ योर बिजनेस, क्योंकि उससे आपके आदमी उस टाइम पे डिमोरलाइज्ड सुप्रीम होता कोर्ट है। में किसने किसको पूछा तुम्हारा वाइफ किधर है, बच्चे किधर है? आदमियों को तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। तो ये तो सहना तो पड़ता है, लेकिन उसमें हस्बैंड जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं ना, एंड हस्बैंड मेरे, उन्होंने बहुत सहा मेरे लिए अपने प्रमोशनल एस्पेक्ट्स, जो जब स्टील प्लांट में वो थे, बिकॉज ही वाज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, तो उन्होंने अपनी प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट्स को फॉरगो करके वो दिल्ली आना उन्होंने स्वीकार किया था। तो उसमें है कि हस्बैंड का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर लेकिन वो भी बेचारे दो पार्टनर के बीच में रहते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती है, तो उनको दोष नहीं दे सकते हैं अगर वो कभी रिएक्ट करें या वो क्रिटिकल हो जाएं। तो बाकी ऊपर वाला सब, यू डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। हर लाइफ के हर पार्ट में ये चीज होता है। समझदारी से अगर दोनों पार्टनर्स करते हैं तो रास्ता निकल जाता है। शायद भगवान भी ऊपर साथ देना शुरू कर देता है। तो चूजिंग द लाइफ पार्टनर, right life partner is also one of the very important points in your success and in any girl, especially women's success. Your father, then your husband also, because society के सबसे वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो लड़कियां जब स्पेशली आज की डेट में young girls when they choose their partners, they look at the external factors, या किसके पास कितना हैंडसम है, कितना पैसा है, कितना, उसके अलावा भी ये सब फैक्टर्स हैं। नेचर पे उतना ध्यान नहीं जाता है यंग एज में, वो जाना चाहिए, वो हाँ जाना चाहिए कि कौन तुम्हारी पढ़ाई को सपोर्ट कर रहा है। एक वर्ड आजकल बहुत कॉमन है, कंपैटिबिलिटी, बट कंपैटिबिलिटी तो बहुत ही वाइडर है। हाँ, ये एक वन ऑफ द मेन फैक्टर्स मैं कहूँ, कितना सपोर्टिव होगा, कितना सपोर्टिव है, कितना वो अपने उसको सैक्रिफाइस करके भी आपको सपोर्ट कर रहा है। हाँ, जहाँ उसको बदलना पड़े वहीं पे वो रुक जाती है ना, फिर जैसे ही लगता है कि मुझे बदलना पड़ेगा वो वहां सपोर्ट रुक जाता है। हाँ, जब तक मुझे नहीं बदलना है मैं सपोर्ट करूंगा, जैसे मुझे लगेगा मुझे बदलना पड़ रहा है मैं वो बहुत ही। जब आप कॉलेज में थे 60s में होंगे? यस, 68 में हमने ग्रेजुएशन किया था, बाद में लॉ किया था। कभी कोई और लड़कियां थी आपके साथ लॉ में? अरे ये बड़ी मजेदार बात है। ये हमारे उस समय एक या दो लड़कियां एक क्लास में हुआ करती थी लड़कियों में। तो मुझे डर था कि मैं सिर्फ अकेली लड़की ना हूँ। तो मेरी बहुत ही एक क्लोज फ्रेंड है, आज भी है वो। तो उसको हमने, हालांकि उसका लॉ का बैकग्राउंड था, तो मैंने उसको बड़ा कन्विंस किया कि तुम भी लॉ में ले लो एग्जाम। तो वो बहुत ओब्लाइजिंग थी और उसने लिया एडमिशन। तो उसकी बड़ी सिस्टर उसको टीज करती थी कि आई हैव हर्ड सो मेनी रीजंस ऑफ जॉइनिंग अ लॉ कोर्स, बट आई नेवर हर्ड दैट समवन कैन जॉइन द कोर्स just to give company to a friend. Oh my God, that is amazing story of a friendship. That was very hilarious, but that was a fact. But your friend, वो आज भी आपकी फ्रेंड है? आज भी फ्रेंड है। So 1960s से लेके आज तक कितने 50 कितने ही साल से, this is very very exemplary friendship. And आपको उस टाइम पे लड़के तो obviously ज्यादा रहे होंगे मेल टीचर्स, वो लोग कैसे आपको देखते थे या सीरियस लेते भी थे, कैसे था उसमें? पता है जब मैं फर्स्ट डे लॉ कॉलेज में गई तो उसने बड़ा एक कमेंट पास किया, कहते आप लोग क्यों लॉ करने जा रहे हैं, आप लोग क्यों लॉ करने हैं, लॉ कर करके आप लोगों को क्या अपने अपने हस्बैंड्स को डिवोर्स करने का इरादा है? यानी अगर लॉ कोई पढ़ रहा है तो वो डिवोर्स लॉ ही जानेगा क्या? मगर वो मजाकिया लहजे में उसने बोला था बस। तो ये माइंडसेट तो था, एक
लड़कियां लॉ करती थी तो उनको एक अजूबे की दृष्टि से, अजूबा। कम से कम पटना में तो वैसा ही था। अजूबा। हाँ, दिल्ली में थोड़ा खुला वातावरण था। हालांकि हम्म, दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम लड़कियां थी, मुश्किल से 30-40 थी जो प्रैक्टिस में थी, जो एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं थी। 10-12 भी शायद नहीं होंगी एक्टिव प्रैक्टिस में, और आर्ग्यू तो कोई करती ही नहीं थी उस जमाने में। अभी तो खैर पहले से बहुत सुधार हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है लड़कियों में, लीगल प्रोफेशन में भी। और अब वो कंजर्वेटिव अप्रोच वो मेरे ख्याल में नहीं है वैसा कुछ। बट पहले अगर हाँ, लॉयर पहले थी भी पहले तो भी बात नहीं। पहले था कि बहुत थोड़ा सा लोग नेगेटिव इससे देखते थे कि लड़कियां लॉ पढ़ रही हैं। अगर अगर लड़की लॉ पढ़ रही है, लॉयर है, तो समझो उसका मैरिज का प्रोस्पेक्ट तो गया काम से। वो तो तलाक ही देगी ना, वो तो पढ़ी सिर्फ तलाक है। अमेजिंग। मेरे ऊपर बहुत दबाव था कि मैं प्रोफेशन छोड़ करके, दिल्ली छोड़ करके उसी शहर में बस जाऊं, बोकारो में, क्योंकि मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे वहां पर। तो समझिए कि मैंने इतनी लड़ाई अपने लिए, मतलब या इतना प्रेशर अपने लिए झेला कि और कि मैं उस समय, उस जब मेरी उम्र भी 23-24-25 साल की थी, तो मैं ज़्यादा, हाँ ये जरूर है कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस लड़कियों में होता है। ऑफ कोर्स। आज भी लोग जब याद करते हैं कि मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा, आर्थिक रूप से नहीं, मटेरियल सेंस में नहीं, लेकिन इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रेस झेलना पड़ा था। तो वो मुझे एक तरीके से थोड़ा रिवोल्ट करना पड़ा था कि नहीं, मैं सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन मेरा एक गुड फॉर्चून था कि मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। हाँ, वो कभी कभी परेशान हो जाते थे कि अब जब अगर नहीं ट्रांसफर हो रहा है मेरा, या एक साथ रहने की जुगाड़ नहीं हो रही है, गुंजाइश नहीं है, तो तुम छोड़ दो। तो मुझे पर्सनल लेवल पर काफी, बट इसीलिए तो आप 4th सुप्रीम कोर्ट जज बन पाए। हाँ, तो मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर ने बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि मैं जब वहाँ से छोड़ के, मतलब बोकारो से आई थी दिल्ली, तो मेरे पेरेंट्स ने या मेरे घर में कभी किसी ने ये महसूस नहीं कराया कि मैं लड़की हूँ तो मुझे ससुराल में ही रहना चाहिए। ये एक बहुत रिमार्केबल, मतलब आज मेरे पेरेंट्स नहीं है इस दुनिया में, मेरे बड़े भाई भी नहीं है, पर इतना ज़्यादा सपोर्ट उन लोगों ने किया मुझे कि मैं तो इस जीवन में उड़ीन नहीं हो सकती हूँ। मतलब मुझे कभी कोई एक कॉम्प्लेक्स नहीं दिया, बल्कि मेरी एक कलीग थी उस समय, तो उससे एक बड़ी अजीब सी बात की। उसने कहा कि एडवोकेट ही थी, आज भी शायद होंगी, तो बोली कि फ्रेंड थे हम लोग, तो बोली कि ज्ञानसुधा, आई हर्ड दैट योर फादर लिव्स विद यू। Then I had to tell, no, so and so, my father doesn't live with me. I'm living with my father. And my father has a great vision and foresight, and he would go to any extent to support the daughter. And I'm living with a lot of self-respect, without putting any complex in me that I am living with my father. Such an amazing. And I think it's a lesson to other parents that if your daughter also should get all the support that any other sibling, as a brother, like as a son, would get it. That's very, I think that's strong message, because even today, I think if you do something which is against the tradition, although you may not be having any problem, others have more problems. आपकी जर्नी के सबसे बड़े इंस्पिरेशन तो आपके फादर। I came after 10 years of his retirement as a lawyer. And as a judge, I became a judge after 20 years of my father's retirement. Oh, okay. No, point was that role of men in your success is also very important, because you were really supported by your brother, your father, your husband, and they were also like a wall. Yes, they are. Between you and anybody trying to
यस करेक्ट। डिग्रेड यू, पुट यू डाउन और एवरीथिंग, तो उनका भी बहुत ही मेन रोल रहा आपके हाँ यहाँ तक हाँ, पहुँचने के लिए। तो हस्बैंड को तो सपोर्टिव होना ही पड़ता है। नहीं पढ़ता तो सबको है, पर हाँ होता कोई नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपके भाई और आपके फादर ने इतना, तो हाँ, बेसिकली जब वो हमने कहा कि बेटी को बड़ा कर रहे होते हैं तो एक पापा का, एक भाई का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि वो आपके साथ एक मजबूत बॉल बन के खड़े हैं कि कुछ भी होगा मैं हूँ, तो हाँ, डर मत। और तो ये सब चीज भी, अगर कोई कुछ भी बोल रहा है ससुराल में, इन लॉज, शादी के बाद, कहीं पे भी अगर कोई भी है तो वो लोग आपके साथ खड़े हैं, तो आपको भी कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक कॉन्फिडेंस आज भी नहीं है बहुत लड़कियों हाँ, में तो और बहुत इसलिए पेरेंट्स में। ये एक पेरेंट्स के अंदर ये मतलब पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा हम्म, कि अगर कि वो डॉटर्स के लिए भी उतने ही सपोर्टिव हो जितने कि वो सन के लिए होते हैं। हम्म, क्योंकि सन अगर जॉब छोड़ के चला है तो हम्म, पेरेंट्स, ठीक है वहाँ भी हम्म, रिएक्शन होता होगा, लेकिन of course, मेरे ख्याल में ये नॉर्म नहीं है। इट्स नॉट अ रूल, इट्स एन एक्सेप्शन आज भी। आज भी। लेकिन हमेशा बोलते हैं ना, जब अरे हम चाहते हैं हमारी बेटी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर बने, सुप्रीम कोर्ट की जज बने, पर कितना तुम सपोर्ट करना चाहते हो कि तुम्हारी बच्ची जब सुप्रीम कोर्ट की लॉयर या जज बनेगी, तब उस पूरी जर्नी में इतने जो उतार चढ़ाव आएंगे, उसके लिए पेरेंट्स कितने तैयार हैं, वो एक मिसिंग गैप मुझे लगता है। एक अच्छी बात है कि ये परसेंटेज अब बढ़ रहा है, सिर्फ पेरेंट्स परसेंटेज अब का बढ़ रहा है, परसेंटेज अब बढ़ रहा है, और ये सारा बढ़ रहा है, लेकिन परसेंटेज सोचो फिर भी आज की डेट में सिर्फ ओनली 15% ऑफ लॉयर्स इन इंडिया आर वुमेन। आज तक भी 4%, 4% सुप्रीम कोर्ट की जज है वुमेन। सिर्फ 11 औरतें आज तक इंडिपेंडेंस के बाद और उसमें भी आपको सुप्रीम कोर्ट की जज बन पाई हैं। और कुछ जो जजेस हैं वो तो मैरिड भी नहीं है, हाँ, तो उनके लिए समझिए कि वो एक दूसरी कैटेगरी हुई। उनके लिए अलग लेकिन चैलेंज है। मैरिड को कितने लोगों ने सपोर्ट किया। वो तो हाँ, लेकिन यह है कि हम, जैसे मेरा मानना है कि हम इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये सदियों से जो सिस्टम या संस्कार या जो पैटर्न ऑफ फैमिली बना हुआ है, उस पे लोग चलते हैं और उसको गलत भी नहीं कह सकते हैं। तो ये समय के साथ अपने आप इसका रास्ता निकलता जाएगा और निकल भी रहा है। कल छोटे से स्कूल में गई थी, वहां पे 5 साल की, 6 साल की गर्ल्स एंड बॉयज थे। पूछा कि तुमको क्या बनना है बड़े होके, तुमको क्या बनना है, तुमको क्या। सारी लड़कियां आई, मुझे राधा बनना है। क्या बनना है? राधा। राधा। क्योंकि वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हमेशा लड़कियां तो राधा ही बनती है ना, अच्छा अच्छा। तो उनको लगा कि हमें तो सिर्फ राधा ही बनना है। मैक्स टू मैक्स किसी ने बोला टीचर बनना है। लड़कों के जवाब बिल्कुल अलग थे। उन्होंने बोला कि हमें पुलिस बनना है, मुझे लॉयर बनना है, इंजीनियर, जो भी वो। पर लड़कियों को सबको राधा बनना था। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि लड़कियों को तो पता भी नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, और वो बनने के लिए जो चैलेंजेस या जो रास्ता या जो भी है, वो अभी भी अगर 11 है, 11 से 1100 तक पहुंचाने के लिए भी ये नंबर। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो ये लड़कियां स्पेशली पटना, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ये सब स्टेट से जो देख रही हैं, उनको उनको तो पता भी नहीं होगा उनके कि भी वो सुप्रीम कोर्ट की जज बन सकती हैं, एक सपना है, वो देख भी सकती हैं। तो आपका क्या राय होगा कि किसी भी लड़की को अगर सुप्रीम कोर्ट के जज तक पहुंचना है तो। अब फॉर्चुनेटली जैसे कि लीगल अवेयरनेस कैंप या एजुकेशन कैंप काफ़ी कुछ लगता है, जिससे बच्चे जानने लगे हैं कि क्या क्या करियर ऑप्शंस उनके पास हैं। तो अब लॉ का करियर जो है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें जज ही बनना है। इसमें लॉ फर्म्स में भी काम करते हैं, जुडिशियल सर्विसेज में जाते हैं, और लिटिगेशन साइड में, जो कि जिसको कहते हैं हम लोग लॉ प्रैक्टिस, उसको करने के लिए तो वो एक तरह से इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। यानी जैसे कोई डॉक्टर होता है तो वो नौकरी भी कर सकता है और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस अपना क्लिनिक खोल के भी बैठ सकता है, उसमें जो आए सो आए। तो जो लॉ प्रैक्टिस है उसमें लड़कियां ही नहीं, लड़कों को भी लिटिगेशन में सरवाइव करने के, यानी उनके पास काम कैसे आए, तो ये पहले वो किसी को सीनियर लेते हैं, जूनियर के तौर पर काम करते हैं, फिर धीरे धीरे क्लाइंट वर्ल्ड में उनकी अपनी पहचान बनती है,
तो उनके पास खुद का काम आता है, तो फिर वो बढ़ने लगता है। लेकिन इसका अगर आप कहेंगे कि इसका कोई फॉर्म ये ऐसा ही होना है, तो आप इसको सिंपल एग्जांपल से आप समझिए कि अगर कोई क्लिनिक में काम करता है इंडिपेंडेंट, तो ये कैसे पता चलेगा? धीरे धीरे उसकी एबिलिटी से पता चलता है ये डॉक्टर अच्छा है। उसी तरह लॉयर्स का भी सुप्रीम कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करती हैं तो हाई कोर्ट के लोग समझने लगते हैं कि हाँ, इनके पास अगर हम अपना काम देंगे तो मेरी उसकी अच्छी मतलब पैरवी होगी। रिमोट कॉर्नर में अगर गांव में अगर लड़कियां हैं तो फॉर्चुनेटली अब तो अवेयरनेस लेवल मेरी समझ से जो हमने देखा सुना है काफी लोग समझते हैं, लेकिन तरीका क्या है उसका कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मूला उनको भी पता नहीं होता है। और जो बता रहे होते हैं वो भी ये नहीं बता पाएंगे कि भाई अगर आप प्रोफेशन में आओगे इतना सारा रिस्क लोगे, कोई आपकी फिक्स्ड इनकम नहीं होगी, तो आप कैसे वहां तक पहुंचोगे। तो ये तो धीरे धीरे पानी में कूद कर तैरने वाली बात है। लेकिन जो सोसाइटी कर सकता है, लीगल प्रोफेशन कर सकता है या सरकार कर सकती है, वो मेरा मानना है कि कोई जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करना चाहिए। हाई कोर्ट से भी जा सकते हैं और थोड़े से परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी जाते हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आपकी अपनी एबिलिटी कैसी उसको उसमें आपकी आई है, फिटनेस कैसे आया आपको, मतलब कैपेसिटी आपकी क्या रही है। तो मैं मिस ना कर जाऊं इसमें, तो मुझे मेरा सोचना है कि लीगल प्रोफेशन में जैसे सरकारी वकील बनते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट बनते हैं, इतने सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है या इवन प्राइवेट सेक्टर में भी, तो उसमें लड़कियों को भी काम मिलना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट एडवोकेट हो तो सिर्फ मेल ही एडवोकेट्स क्यों होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। अब इवन अटॉर्नी जनरल आज तक कोई मेरे ख्याल में आज तक इंडिया में हुई ही नहीं है, जज तो फिर भी हो गए। एंड सेंट्रल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अभी तक कोई भी विमेन नहीं हुई है, अभी तो नहीं हुई है, लेकिन अब होने के चांसेस हैं। होने के चांसेस हैं। नागरत्ना जैसे नागरत्ना बनेंगी, पर उनको टाइम बड़ा कम मिला है, 1 ही महीने का शायद। हाँ, ऐसा कुछ। लेकिन तो 1 महीने भी मेरे ख्याल में वो एक रिचुअल, पर चलो कोई बात नहीं, शुरुआत अच्छी तो हुई है ना। तो इस तरीके से लड़कियों को मौका भी मिलना चाहिए। पर देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो ओपन प्रोफेशन है, चाहे मान लीजिए आप, चलिए मैं उसको बहुत ही सिंपल वे में समझा, इसलिए लीगल प्रोफेशन में थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। थोड़ा बिजनेस का भी मामला है, थोड़ी बुद्धि का मामला है, थोड़ा आपकी खुद की एफर्ट का मामला है, खुद के इनिशिएटिव का मामला है, ऑल रोल्ड इनटू वन होता है। लोगों का विश्वास भी होना चाहिए महिला वकील के ऊपर। वही मैं यही मैं आपसे पूछने लगी थी कि जब आपने लिटिगेशन शुरू किया सुप्रीम कोर्ट में एज ए लॉयर, तब उस जमाने में 70s में 1973 आपने बोला आपने जब शुरू किया था, आपको किसी ने केस के लिए ट्रस्ट भी कैसे किया? क्योंकि मैं अपने बहुत फ्रेंड्स लॉयर्स विमेन को जानती हूँ जिनको कोई केस ही नहीं देता है। एक्सट्रीमली रेलेवेंट क्वेश्चन है ये। अब वो कुछ क्लाइंट जब आए तो उन्होंने, जैसे मैंने ड्राफ्ट किया, तो जो आपने कहा ना वो विश्वसनीयता, उसकी जो वो विश्वास बड़ी मुश्किल से जमता था। वो आ तो गए मेरे पास, लेकिन वो कहने लगे जरा भैया से ड्राफ्ट दिखवा लीजिए, जरा पापा से दिखवा लीजिए। तो वो जो मेरा छोटा ब्रदर था उस समय प्रोफेशन में, उसने शुरू ज्वाइन ही किया था, तो उससे जब बोला उसने कि इनसे दिखवा लीजिए, तो हमने थोड़ी सी, मैं हाजिर जवाब थी शुरू से, तो मैंने कहा दिखवा तो मैं लूंगी, लेकिन मेरे बिना दस्तखत के फाइल नहीं होगा ये, क्योंकि बाकी लोग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं, मैं हूँ जो शुरुआत में लोग करते हैं। तो ये तो भाई सही बात है कि जल्दी लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन क्या होता है ना कि अब धीरे धीरे आपने कोर्ट में आर्ग्यू किया, आपको काम करते देखा, आपकी ड्राफ्टिंग की क्वालिटी देखी, आप क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, कितना प्लस माइनस, क्या सही बोल रहे हैं, कोई डींगे तो नहीं हाँक रहे हैं, अरे मैं तो छुड़वा दूंगा आपको। तो सारी चीजें, मतलब कुछ एब्स्ट्रैक्ट कुछ मटेरियल, सब मिलके कोई भी आपको टिप लगता है कि कोई एक सजेशन की लिटिगेशन में, आज मैं सपोज मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं जा रही हूँ लिटिगेशन में, और मेरे फादर भी लॉयर हैं जो सच में हैं, बट मैं जनरल पूछ रही हूँ, चाहे आपके फादर लॉयर हैं चाहे आपके फादर लॉयर नहीं है, आप एज ए वुमेन कहीं भी जाते हो, वो देखेंगे लड़की है, क्योंकि 20s में, अर्ली 20s में आप पास आउट,
अरे ये लड़की है, ये क्या करेगी, ये तो इसी टोन से बात करते हैं और इसी टोन। आपको क्या लगता है इस तरह से कोई कि क्या क्या बॉडी लैंग्वेज रहना चाहिए, क्या जवाब रहना चाहिए, लड़कियों को कैसे ये डील करना चाहिए, वो मेरा सवाल। सबसे पहले तो लड़कियों की जो माइंडसेट होती है टू डिपेंड। अब हम्म। सीनियर के साथ जा रहे हैं हम्म। तो सिर्फ उनको असिस्ट कर रहे हैं, असिस्ट इन द सेंस कि उनके बगल में बैठ गए, कुछ केस लॉ। एक तो ये भी होता है, फर्स्ट सबसे बड़ी दिक्कत है कि मौके का ना मिलना। हम्म। तो मौके को कैसे ले सकें, हम्म। ये होता है। हम्म। तो लेकिन जब मान लीजिए कोई आजकल तो है जैसे अमाइकस क्यूरी जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको फीस नॉमिनल मिलती है, तो उसमें जाते हैं। फिर जब आप आर्ग्यू करते हैं मैटर को, तो उसमें वो एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि उसमें देखने से आदमी ध्यान खींचता है। तो जब आप कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं, फिर आपकी बेसिकली आपको नाम कमाना होता है, और आपको अपनी पहचान बननी शुरू हो जाती है। तो थोड़ा नेटवर्किंग भी है। मतलब मेन चीज है कि काम आपके पास कैसे आएगा, और काम आ गया और आप में काबिलियत है, तो फिर मेरी समझ से वो सूनर और लेटर, दिक्कत होती है उसमें भी। तो अब एक तरीका हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जैसे रिजर्वेशन लोग मांगते हैं नौकरियों में, उसके बजाय थोड़े से रिजर्वेशन लड़कियों को भी दे सकते हैं कि भाई पब्लिक सेक्टर टेकिंग में कुछ परसेंटेज आपको लड़कियों को भी लेना पड़ेगा। या इवन प्राइवेट फर्म्स में, क्यों वकील तो आप करते ही हैं, तो आप सारे मेल्स को ही देते हैं, तो कुछ मौका आप उनको भी दे दो, भले असिस्ट करने का दे दो। तो ये सारे फ्लूइड थॉट्स हैं, कॉन्क्रिटाइज्ड ये सब आइडियाज नहीं है। ये सब अब ये इसको रास्ता दिखाना है। उसमें विमेन, जैसे विमेन लॉयर्स एसोसिएशन है, वो क्यों नहीं उठाती हैं इन सब बातों को। मैंने तो कई प्लेटफॉर्म से ये सब कई इंटरव्यूज में भी बोला है कि लड़कियों को ये सब मौका मिलना चाहिए सिस्टम की तरफ सिस्टम से। तो तो सिस्टमैटिकली आप सीधे सपोर्ट ही करना कहते हैं चाहिए। जज बना दो, अरे पहले उसको वकील एज अ यही वकील फ्लरिश करने के लिए भी तो मौका दो ना। एग्जैक्टली। तो आप अगर वकील की तरह से उसको फ्लरिश करने का मौका मिलेगा, तो जजेस आमतौर पे बहुत ऑब्जेक्टिवली सेलेक्ट करते हैं। तो 1-2% में हो सकता है किसी को शिकायत हो, लेकिन आमतौर पर जब वो ध्यान देखते हैं कि इनमें काबिलियत है, जब उनके पास ऐसा स्टफ नहीं आता है, तो फिर वो लड़कियों को नहीं चुन पाते हैं ऐसे जज, क्योंकि ये सिर्फ लड़की होने से तो जज नहीं बन जाएगी। तो पर वही आपने जब बात बोली, मेन तो वही बात है ना कि लिटिगेशन से ही शुरू करना है, वहां से ही अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए, और उनको बढ़ावा देना चाहिए। और इस बात पर अभी तक ज्यादा फोकस नहीं आया। हमारा तो जो भी प्रोग्राम होता है, मैंने कई प्लेटफॉर्म से ये चीज को उठाया है, लेकिन अभी ये कैचअप नहीं हुआ कि लड़कियों को वकालत के प्रोफेशन में भी थोड़ा प्रोत्साहन देने का अपने जेंडर के बेसिस पर होना चाहिए। विमेन्स लॉयर एसोसिएशन इज वन रूट टू basically if girls want to, or if they women want to if they flourish, want, they, so women's they law must get opportunity, and they must also perform. Once they get the opportunity, then there's no saying that कि नहीं मेरे को आर्ग्यू नहीं करना है, मेरे को तो सिर्फ असिस्ट करने वाला दे दो, ऐसा होता नहीं है। मैंने the point is that litigation तक पहुंचना is one, then step 2 is कि litigation में कोई उनको केस दे भी, and then step 3 is once they get the case, then they should be able to argue that case, and of course then then there's no gender there, because then everybody is on the same level. But the point about women equality or equity today is that you don't even give them the same position, and फिर उनको बोलते तुम लड़ो। तो क्योंकि देखिए कई बार हमने देखा कि आप जजेस की छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं, स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं, एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं, एडवोकेट जनरल, ये वो दुनिया भर के लॉ ऑफिसर्स होते हैं। उसमें आपको 1-2% लड़कियां मिल जाए तो मिल जाए, तो वो भी नहीं मिलती आज की डेट में। तो पहले तो आप उनको लॉयर का जो बैंक होता है, यानी उसमें से आप कोई काबिल लड़कियों को ऐसा प्लेटफॉर्म दे जो कि वो कॉलेजियम को या जो भी चीफ जस्टिस है उनका ध्यान खींच सके कि हाँ भाई इस पे भरोसा किया जा सकता है एज ए जज, क्योंकि क्रेडिबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्रेडिबिलिटी एज अ लॉयर, that if given the opportunity you can perform well as a judge,
The And point that's is if given the opportunity. given The the opportunity. opportunity must be. But at the same time, everyone will have to accept that opportunity is not going to come on a platter. Of course. That somebody will give you a platter. It's not on a platter even for the boys, even for the men. boys, yes, It's not. Ability is always like there are so many and huge chunk of lawyers are there, but not everybody gets a chance to be appointed as a judge. So, but at the same time, they do get chance elsewhere. Like everywhere you find, even where these days I'm doing into arbitrations. So arbitrations where how many there's there, not even 1% where women are arguing. Not even one. आपसे मैं आपके एक्सपीरियंस के एज अ सुप्रीम कोर्ट जज प्लस एज अ लॉयर एंड एज अ वुमेन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, स्पेशली एज अ वर्किंग वुमेन, कि अभी आपने कैलकाटा रेप केस में देखा होगा कि एक पढ़ी लिखी, हम बोलते हैं बेटी पढ़ाओ तो बेटी बच जाएगी, बट पढ़ ली पर बची तो फिर भी नहीं, और इतनी एजुकेटेड फील्ड में, तो क्या लगता है कि पूरे प्रोसेस में कहाँ पे क्या क्या बदलाव आने चाहिए ताकि ऐसे स्पेशल केसेस में, स्पेशली, वैसे तो हर केस स्पेशल है, बट ऐसे केसेस में कैसे इसको हम फास्ट कर सकते हैं, या क्या ऐसा करना चाहिए कि ताकि समाज को एक मैसेज मिले कि दिस इज नॉट ओके, आदमियों को भी ये मैसेज मिले कि ये उनको मैंने देखा कहीं पे कि उसने वो करने के बाद जाकर अपने घर पे सो गया, तो डर ही नहीं है आदमियों को, वो उनको लगता है कि वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या लगता है कि पूरे प्रोसेस में कहाँ पे सुधार ला सकते हैं? सबसे पहला सुधार जो है वो मेरी समझ से सिक्योरिटी को टाइट करना है और ये जो पुलिस महकमा है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो हॉस्पिटल हो या ABCD जो भी हो, उसमें सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक हेल्पलाइन होना चाहिए जो जहाँ की एकदम ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन या कोई वैन हो या कोई ऐसा हेल्पलाइन हो जहाँ की तुरंत वो लड़की जो है सो अपनी बात रख सके और उसको बहुत हल्के में ना लेकर के उसको बहुत ज़्यादा, यानी इन शॉर्ट सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा क्रिस्प, स्विफ्ट एंड इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। और इस पर मेरे ख्याल में एक सब ऑर्गेनाइजेशन के लोग, जैसे मैं लीगल सर्विसेज में थी तो सिर्फ पुलिस पे नहीं, पुलिस भी रहे उसमें जो अफेक्टेड जो लेडीज़ हों, वो अफेक्टेड अभी मैं नहीं कर रही हूँ, यानी जो लेडीज़ हों और एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सब मिल करके उसमें एक कोई फॉर्मूला तय करें कि कैसा होगा। क्योंकि देखिए ये इमेजिनेशन को डालने की कैसे क्या, जैसे मैंने इनफॉर्मल बातचीत में कहा कि आप कहेंगे कि मर्डर ना हो तो ये कहने से तो नहीं हो जाएगा। तो अब जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं विकृत मानसिकता के लोग, तो इनको कैसे पकड़ में लाया जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो है सिक्योरिटी। जहाँ जहाँ भी स्ट्रेटेजिक जगह है वो उस जगह पे CCTV तो लगना ही चाहिए, एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए और तुरंत उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर घटना में लड़की की या जो अफेक्टेड है उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी मेरी समझ से सबसे पहले जो पुलिस होती है उसको गवाही जो वो वैसे ले लेती है 161 की गवाही, उसकी बजाय उसको मैजिस्ट्रेट के सामने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए सारे विटनेसेस का उस टाइम, ताकि वो बदल ना सके अपने स्टेटमेंट। ये मैंने एज अ सिटिंग वुमन जज, हमने निर्भया वाला जो केस हुआ था 2012 में, तब भी हमने, हालांकि वो सिटिंग जज कुछ बोलते नहीं है, फिर भी हमने लीक से हटकर उसमें इनफ इज इनफ करके अपना स्टेटमेंट जो दिया था, तब भी हमने जस्टिस JS वर्मा ने भी उस चीज़ को माना कि हाँ ये होना चाहिए कानून में कि जो विटनेसेस की गवाही होती है वो तुरंत रिकॉर्ड होना चाहिए। अब पुलिस तो बही खाते में लिख लेती है, तो ये मैं नहीं कह रही हूँ पुलिस भी सही लिखती होगी, लेकिन उसकी विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए वो होना चाहिए और वो एडमिसिबल होना चाहिए। अभी कुछ शायद बदलाव आया है इसमें, जो कि मैं बहुत बारीकी से मैं नहीं देख पाई हूँ कि क्या बदलाव हुआ है, उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत है।
तो एक तो वो होना चाहिए। दूसरा एक अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसका ट्रायल का कोई फिक्स होना चाहिए कि उतने दिन में। अभी तो जो जिस केस को मतलब पब्लिसिटी मिल जाती है बस वही होता है, बाकी तो नहीं होता है। अच्छा, दूसरा हमने महसूस किया है कि कई बार लोग कहते हैं कि रेप केसेस के झूठे चार्ज भी लगाते हैं। खास करके हमने मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इस प्रोफेशन का, कई प्रोफेशन के बारे में कहते हैं कि कुछ ऐसा। तो झूठे केस और सही केस में क्या अंतर किस बात से होता है, इसका एक स्पेशल सेल हो तो ये कुछ मतलब मिल बैठ के कलेक्टिव थिंकिंग से एक तरीका निकालना होगा। सिर्फ पुलिस पे छोड़ देना, सिर्फ कोर्ट पे छोड़ देना, सिर्फ गवाह पे, मतलब इसकी बजाय ये एक, लेकिन ये सारी चीजें प्रयोग है, मतलब एक्सपेरिमेंट होगा इन सब चीजों का, और बहुत सीरियसली उसको मिल बैठ के। अब किसी ने कुछ कह दिया उसके बेसिस पे कानून बन गया, तो बाद में जो लोग, जैसे कि अब कई बार मेरे पास जैसे आप पूछ रहे हैं या और भी कईयों ने पूछा, अरे तो बाद में जो पूछते तो पहले क्यों नहीं पूछा कि क्या होना चाहिए था। मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए गवाहों की, क्यों नहीं होती है। एडमिसिबल होगा नहीं होगा वो कोर्ट तय करेगी बाद में। मेरे हिसाब से तो एडमिसिबल होना चाहिए सीधा, क्योंकि अभी क्या होता है कि वो एडमिसिबल नहीं होता है और ट्रायल में फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो शुरुआत में एक तो सिक्योरिटी को टाइट करना, दूसरा उसके ट्रायल को कैसे क्रिस्प बनाया जाए, कैसे शॉर्ट बनाया जाए, और उसका पनिशमेंट और उसकी अपील दर अपील जो भी होती है वो जल्दी से हो, जैसे 2-1 केस में होती है जो, लेकिन सब केसेस में क्यों नहीं होती है। और इस तरीके से कुछ एंड आप तो निर्भया के केस में भी सिटिंग जज थे। हाँ, उस टाइम पे भी 2012 में, और आज के इतने साल हो गए, 12 साल के बाद भी आज भी वैसे उसी तरह, क्या ही बदलाव, कुछ कुछ बदलाव आए हैं, बट आपको क्या लगता है कि उस समय जब आप सिटिंग जज थे आपने वो केस देखा और आज भी आप ये केस देख रहे हैं, आपको लगता है कि कितना ही दूर आए हैं समाज, लॉज, सरकार, लड़कियां तो हर पर। और भी ज्यादा तकलीफ दे है कि वो तो निर्भया के केस में तो वो एक रास्ते में एक बस में बैठी थी, पर यहाँ तो एक महिला डॉक्टर जो ड्यूटी पे थी उसके साथ इस तरह से जघन्य अपराध हो गया। यानी एकदम से जीरो था सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी सिर्फ वीआईपीज को क्यों मिलनी चाहिए, पर्सनल सिक्योरिटी लड़कियों को भी मिलनी चाहिए अगर वो सेंसिटिव ड्यूटीज में है तो। अब ये सारा कुछ फॉर्मूला तो उन लोगों को सोचने वाली बात है ये सब। नहीं, बहुत अब बहुत एकदम किसी एक व्यक्ति से आप कहेंगे तो मेरे पास भी कोई श्योर शॉट फॉर्मूला नहीं है। नहीं, बट ये बहुत सही बात बोली आपने कि उस समय तो चलती बस में हुआ था, और 12 साल पहले, और आज तो हॉस्पिटल सेफ जगह पे जहाँ पे शी इज द सेफेस्ट, और वहां पे इतना बड़ा घटना हुआ है, वो ऑफ कोर्स वो चीखी होगी। मुझे तो लगता है कि किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी, कल्पना ही नहीं की होगी कि कैसे ऐसे, कल्पना ही नहीं की होगी कि इतना भी विभत्स अपराध हो सकता है। हर अपराध तो विभत्स ही है, लेकिन ये तो अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व है। आज तक तो मैंने सुना ही नहीं किसी हॉस्पिटल में, पूरी दुनिया का भी मुझे नहीं सुनने में आया कि इस तरह की कोई घटना हुई होगी कि जहाँ हॉस्पिटल में ड्यूटी पे डॉक्टर हो और उसको उसके साथ ये अपराध ही नहीं है, उसके साथ उसको मार भी डाला गया, मर्डर भी हो गया उसका। ये तो मतलब झकझोर दें, क्या जितना कहा जाए कम है। आपसे आखिरी के 2 सवाल। एक तो आपको, आप भी जानते हैं आज की डेट में मैं भी माँ हूं, मेरे दो छोटे बच्चे हैं, और मुझे अभी भी लगता है कि मैं कैसे बच्चे, घर, ऑफिस, और ये आपने कैसे उस समय कैसे किया, आपकी 3 बहुत प्यारी बेटियां हैं, और कैसे आपने मदरहुड को, प्लस आप सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज थे उस टाइम पे, कैसा रहा आपका वो सफर, और कैसा, कोई भी इफ यू कैन वॉक अस थ्रू अ डे इन योर लाइफ व्हेन यू वर एज ए जज। जो मेरे बच्चे उस समय तक तो सब रीजनेबली बड़े हो गए थे, इसलिए उस समय तो बच्चे अपने आप को संभालने की स्थिति में हो गए थे। बट जब वो छोटे थे तब कैसा लेकिन जब छोटे थे तो मैं एकदम
एकदम साष्टांग प्रणाम करके मैं अपने परिवार वालों को, अपनी अपनी माँ को, और हमारी एक वही जो ब्रदर जो मोटिवेट, उनकी पत्नी, हमारी भाभी हुई वो भी अब मेरे 10 सालों के बाद वो भी एलिवेट हो गई थी पटना हाई कोर्ट में। अरे वाह, जस्टिस मृदुला मिश्रा उनका नाम मैं लेना चाहूंगी। अरे वाह, उन्होंने बिल्कुल माँ की तरह हमारी दूसरी बेटी जागृति को रखा, अच्छा, जो, और वो इतनी अटैच्ड है उनसे कि वो, मैं नंबर 2 हूँ, वो नंबर 1 है। अच्छा, अरे वाह, तो इस तरह के लोग भी, मतलब तभी इस तरह की महिलाएं हैं। तो ये हर एक की अलग अलग परिस्थिति होती है। तो हालांकि मैंने भी, मेरे से भी जो सहयोग हुआ उनके प्रोफेशनों को, मेरे बहुत बाद वो प्रोफेशन में आई, क्योंकि मेरे बड़े ब्रदर जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनका देहांत हो गया था बहुत अल्पायु में, उनका देहांत हुआ था 42 ईयर्स में। तो इसलिए परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अब आजकल छोटे छोटे परिवार, जैसे हमारी बच्चियों को, वो मैं नानी और माँ होकर के भी मैं वो नहीं दे सकी जो कि मुझे मेरे परिवार वालों ने दिया। तो हर व्यक्ति की जो जीवन रेखा और उसकी परिस्थिति है ना, एवरी लाइफ हैज अ डिफरेंट डेस्टिनी। और जैसे कहते हैं ना, उसको हर किसी को जर्नी अपने आप तय करना पड़ता है, लेकिन रास्ता निकलते ही जाता है। बट आपका मैसेज यही रहेगा कि मदरहुड के बाद भी मोस्ट ऑफ द वुमेन दे ड्रॉप आउट एनी करियर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर। मेरे ख्याल में है कि उनको मशक्कत करते रहना चाहिए, थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाता है। आपने लाइफ टाइम का कमिटमेंट किया, फिर आपको ये डिसइल्यूजनमेंट ना होना चाहिए कि कल को उसने जॉब नहीं किया, क्योंकि आप, आदमी क्यों जॉब करता है, आदमी क्यों काम करता है, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और खुशी के लिए। अगर खुशी ही सैक्रिफाइस हो गई, मान लो आपने मार धार, हमने बहुत बहुत सारे हस्बैंड को देखते हैं, उनको बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि उनकी वाइफ ने जॉब छोड़ दिया या क्या, तो फिर तो जो आपको खुशी मिलनी थी वो भी गई। तो और लड़कियों को भी लाइफ में बैलेंस बनाना पड़ेगा, उनको भी देखना चाहिए कैसी परिस्थिति है, क्या है, सिर्फ अपने करियर को लेकर के ही वो रहें। आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आपको बच्चों का ध्यान रखना है या घर पे रहना है। मदरहुड इज अ प्रायोरिटी। Like at the end, like you should be happy in what you are doing, the way you are living, the way you are giving up things or accepting things. That should be your choice, and it will be the understanding between the two partners how they move out. And grandparents, as they do support, and they still support as much as they can, but in their mindset also they should be there. बिहार की लड़कियों को भी बहुत नज़दीक अपने अपने जन्म से ही, पैदाइश के टाइम से ही देखा है, और राजस्थान में देखा जब मैं जज होकर वहाँ गई। तो मैंने पहले भी एक प्लेटफॉर्म से बोला है कि जो लड़कियों को लेकर के जो माइंडसेट बिहार में आज की डेट पे, शायद वो फ़र्क नहीं है। बिहार में लड़कियों को बहुत अपॉर्चुनिटी पहले से मिला हुआ है, और मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। लड़कियाँ बहुत मेडिकल में, आईएएस में, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स सब हुए। राजस्थान में तो ये चीज़ बहुत बाद में आया, दिल्ली खैर सबसे आगे है इन सब में। तो प्रोग्रेसिव माइंडसेट तो मैंने देखा कि उनको है, वो बहुत एम्बिशियस भी हैं लड़कियाँ, और अब उसके लिए मेरे ख्याल में कि लेकिन अपॉर्चुनिटी फिर थोड़ा सा, जब वो पढ़ के निकलती हैं तो उसमें हमें लगता है कि जितना एक सामान्य वर्ग को जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जो बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग, जिनको एनलाइटेंड फैमिली कहते हैं, वहाँ तो फिर भी वो मार धाड़ करके, हाथ पांव करके सर्वाइव कर लेती हैं। लेकिन जो बीच की, जो उसको, जिसको इकोनॉमिक्स में हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वगैरह का खिताब, मतलब टाइप कास्ट करते हैं, उनमें वो अपने मन से नहीं कर पाती हैं।
लेकिन ये सब परिस्थिति की मजबूरियां भी हैं, उनमें जज्बे की तो कमी नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं मोटिवेट उनको ज़्यादा और करने की ज़रूरत है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही उनको विवेक से लाइफ को बैलेंस बना के चलना होगा, क्योंकि मैं ऐसी लड़कियों को भी जानती हूँ जिन्होंने अपने पतियों का जीना हराम करके रखा है। मतलब वो 2-4-5 हज़ार की नौकरी करेंगी, लेकिन एकदम बेचारे बहुत सारे हस्बैंड भी बहुत परेशान रहते हैं इन सब चीज़ों से। तो एक इन्नेट विजडम जो है लड़कियों का, सहनशीलता, लेकिन साथ में अपनी बढ़ोतरी और अपनी प्रगति, वो दोनों में एक सामंजस्य बना के, समन्वय बना के एक लाइफ को बैलेंस करके उनको चलना पड़ेगा। कि अब जैसे हर बात पे लड़की भी अगर लड़की कमा रही है तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। और मैंने कई मतलब अपने एक्सपीरियंस में देखा कि लड़की काम कर रही है, किसी वजह से लड़का उतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो लड़के का जीवन बर्बाद हुआ है। हम लोग हमेशा लड़कियों के लिए, इस बात से कई बार मैंने बोला है कि लड़कियां हो सकता है मुझसे थोड़ा वो रहे, उनको अच्छा महसूस नहीं हो, लेकिन एक विवेक की रेखा हर किसी के अंदर भगवान ने दी है, लड़कियों को भी दी है, लड़कों को भी दिया है। अगर किसी को लगता है कि मैं मैरिड लाइफ की जिम्मेवारी नहीं उठा सकती हूँ, तो उनको बहुत सोच समझ करके शादी में भी पड़ना चाहिए। अब मैं ये सब बड़ा ही डेलिकेट मामला है, तो अब मैं बस यही कहूँगी कि आप लाइफ में एक विवेक से बैलेंस बनाइए। अगर आपका करियर इम्पोर्टेंट है तो आपका परिवार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम डिवाइडिंग लाइन नहीं हो सकता है। खास करके सामान्य वर्ग के माता पिता लड़कियों की पढ़ाई पे ज़्यादा आज भी शायद खास करके राजस्थान में उतना ध्यान नहीं देते हैं, नहीं देते थे, या अब अगर सुधर गया तो बहुत अच्छी बात है। हमने कहा था कि अपॉर्चुनिटी माता पिता नहीं देते हैं, तो मैं एक लीगल एड कैंप में गई थी, तो हमने ये कहा था कि भाई आप ज़मीन पे, मैं मंच पे थी, आप ज़मीन पे इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, आप में और हमारे में क्या फ़र्क है, मैं भी तो महिला ही हूँ, उसी तरह से मेरा शरीर है, 2 आँख है, 2 कान है, 1 नाक है, आपके पास भी है, तो लेकिन आप में हमारे में क्या फ़र्क है? एक फ़र्क है, आप सुन रही हैं, मैं बोल रही हूँ। आप ज़मीन से 6 इंच नीचे बैठी हैं, मैं ज़मीन से 6 इंच ऊपर प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ। क्यों बैठी हूँ? क्योंकि मैंने जीवन में कुछ प्राप्त हासिल कर लिया, कुछ मुकाम पे मैं पहुंची, और मैं अब आपको उपदेश देने की स्थिति में हो गई हूँ। पर वो क्यों हुआ, मैं उसका सारा श्रेय, क्रेडिट मैं खुद नहीं लेती। वो मौका मेरे माता पिता ने मुझे दिया। आपके माता पिता ने आपके लिए सोचा कि नहीं, पढ़ाना लिखाना की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब ठीक है 7-8 क्लास पास कर गई, या नहीं भी पढ़ी तो उनको आपने शादी वादी करा करके, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम उम्र में, बाल विवाह भी वहाँ बहुत होते थे, तो वो कर दिया। तो ये माता पिता के ऊपर भी ये जिम्मेवारी होती है कि अपने बच्चियों को, अपनी लड़कियों को भी वो पूरी अपॉर्चुनिटी दें। मैं पेसिमिस्टिक मेरी अप्रोच इसमें नहीं है। मैंने देखा है कि प्रोग्रेस हो रहा है, जैसे जैसे पढ़े लिखे माता पिता हो रहे हैं और उनके जब बच्चे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसकी वैल्यू समझ गए। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा वो बढ़ता चला जाएगा, तो परसेंटेज इम्प्रूव, ये सब मेरी समझ से ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है। जैसे हम लोग पहले बैलगाड़ी पे चढ़ते थे, आज जेट पर ट्रैवल करते हैं, तो प्रोग्रेस भी ऐसे धीरे धीरे होगा, पर अपनी कोशिश को जारी रखना है, और वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब एक दिन।